The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country. आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को लिए भविष्य, इससे और भी खराब होगा। देश की राजनीति में आपने ये नायाब दृश्य नहीं देखा होगा जब बंगाल के मुख्यमंत्री ईडी जिस जगह धरना दे रही है वहां घुस जाएं और कुछ फाइलें और हार्ड डिस्क लेकर बाहर आ जाएं और ये आरोप लगाएं कि इस देश का गृह मंत्री सबसे बुरा गृह मंत्री है और वो बदमाशी करके चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? यानी एक चुना हुआ मुख्यमंत्री एक देश के गृह मंत्री को खुली चुनौती दे दे कि आप ये जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने वाला काम है। बंगाल में चुनाव 3-4 महीने अभी बचे हुए हैं और बंगाल चुनाव जीतने के लिए अमित शाह और पूरी बीजेपी किस कदर लालायित है, इस बात का सबूत आपने पिछले कई महीनों में देखा होगा। बिहार चुनाव जीतने के बाद से इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है कि बंगाल में इस बार किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है। तो क्या वो ईडी का इस्तेमाल करेगी? क्या वो इस तरह से विपक्षी दल की रणनीतियों को कब्जा कर लेगी? क्या वो चोरी करके चुनाव जीतना चाहती है? इस पर गहरे संदेह खड़े हो गए और ये कोई सामान्य प्रक्रिया अब नहीं बची है। बिहार चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने जीता, उसके बाद बंगाल सबसे बड़ा इम्तिहान है और बंगाल बीजेपी किसी भी तरह से जीत लेना चाहती है तो क्या वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं, नैतिकताओं और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके चुनाव को, लोकतंत्र को तहस नहस कर देना चाहती है? यह सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसके पहले जरा सुनिए कि ममता बनर्जी ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Putik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. ममता बनर्जी जो अपनी भाषा में कह रही थी, उस अपने तेवर में जो कह रही थी, वो साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बहाना लेकर के, ईडी का बहाना लेकर के, उनके पार्टी के आईटी सेल हेड के यानी टीएमसी के आईटी के हेड प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड भेज करके उनके उन दस्तावेजों को कब्जे में ले लेना चाह रही थी जिसमें पार्टी की स्ट्रेटजी है और चुनाव में जो स्ट्रेटजी टीएमसी ने बनाई है, जो आंकड़े जुटाए हैं, जो उम्मीदवारों को लेकर के सर्वेस कराए हैं, उन सब को हड़प लेना चाहती थी ताकि वो चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित कर सके। अगर ममता बनर्जी के आरोप ये सही हैं तो फिर बचा कहां लोकतंत्र? फिर किस बात का आपको देर है? आपके हाथ में पुलिस है, आप गृह मंत्री हैं, तो भेज दीजिए। बहाने आपको किसी न किसी मुकदमे के मिल ही जाएंगे। मुकदमों के बहाने मिलने के साथ ही वो लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। कोयला, हवाला, ये वो, इन आरोपों को 2-4 आरोप लगवा दीजिए और फिर कंपनी के हेड के ऊपर ईडी की रेड डाल दीजिए और फिर ये कहिए कि ये तो जांच हो रही है। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने से प्रभावित कर रही हैं और ये बहुत गड़बड़ है। इसके बाद फिर आपको सोचने समझने को बचता क्या है? सोचिएगा। असल में है मामला ये कि आईपैक जो कंपनी है, जैसे एक जमाने में प्रशांत किशोर का भी नाम जुड़ा था, उसके को फाउंडर प्रतीक जैन है और प्रतीक जैन इस कंपनी के हेड हैं। वो कंपनी बंगाल में मुख्य चुनाव रणनीतिकार के तौर पर काम कर रही है और रणनीति बनाने का काम अभिषेक बनर्जी के साथ प्रतीक जैन और उनकी पूरी टीम को टीएमसी ने दे रखा है। और वो आज से नहीं है, पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था और लंबे समय से वो वही हैं।
बीजेपी के आईटी हेड भी हैं और उनके साथ पूरी रणनीति पर तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से काम कर रही है। यानी उस कंपनी को हायर इसलिए किया गया है कि पार्टी ने जो सरकार चलाई उसकी योजनाएं क्या जमीन तक पहुंची, क्या जमीन पर पार्टी और उनके उम्मीदवारों को लेकर के फीडबैक क्या है, पार्टी किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को कितना तवज्जो दे और क्या निर्णय ले, इसका सर्वे करा करके, इसकी जानकारी जुटा करके हर पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू ही यहां से किया था। तो हर पार्टी इस तरह के सर्वेस कराती है, इस तरह के आंकड़े जुटाती है, जमीन के नब्ज टटोलने के लिए कई बार अपने कार्यकर्ताओं का सहारा लेती है और पॉलिटिकल चीजों से बच जाए, यानी वेस्टेज इंटरेस्ट न बीच में आए, इसलिए प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करती है। और प्रोफेशनल लोग पैसे लेते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं कि देखिए हमने आपका सर्वे किया, सर्वे में ये फीडबैक आया, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इस कैलकुलेशन से आपके जीतने की संभावना तब होगी जब आप ये निर्णय लेंगे। इसका पूरा डेटा जिसके पास हो, वहां ईडी ये बहाना बना करके कि हवाला, कोयला, ये वो, प्रतीक जैन के पुराने मामले में हम छापा मारने आए हैं, और फिर आपके सारे फाइल ले जाए कि भाई हमें तो जांच करनी है साहब, क्या ट्रांजैक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो जांच करेंगे। और ऐसा करके अब सारा दस्तावेज ले जाए, यही आरोप लगाया। और देखिए कैसे धड़धड़ाते हुए ममता बनर्जी माइक वाइक धक्का देते हुए डीजीपी को लेकर के पहुंच गई थी, बंगाल के डीजीपी को अपने साथ लेकर के गई, यानी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ गया, घुस गया वहां पर जहां ईडी छापा मार रही थी प्रतीक जैन के घर पर, उनके ऑफिस में। और वहां से जब बाहर निकली तो हरे रंग की ये फाइल उनके हाथ में थी, कागज दस्तावेज थे और वो हार्ड डिस्क थे। और इसके बाद ममता बनर्जी ने बेहद संगीन आरोप लगाए कि आप डेटा चुराना चाहते हैं, आप इस तरह से पूरे देश में लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया में, अब चुनाव तो आप लड़ ही नहीं रहे साहब, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं सीना चोरी कर रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, और ये सारा काम करके आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने गुस्सा दिखाया। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में थोड़े ही रेड मारी गई थी, ये सब तो ऑफिस में रखा रहता है और ऑफिस में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो एक व्यक्ति के ऊपर रेड है, एक व्यक्ति जो किसी मामले में आरोपी है उसकी जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां जाएंगी। तो इसमें ममता बनर्जी क्यों ऐसा कर रही है? ममता बनर्जी अराजकतावादी हो गई हैं। और यह बात कौन कह रहा है पता है? गृह मंत्री अमित शाह की पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, यानी बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी अराजकतावादी हो गई है। उनको पता है कि बीजेपी में कितनी कोशिश उन्होंने की, कितने तरह के नफरत के बीज बोए, कितना हिंदू मुसलमान किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उस किले को अभी तक वो नहीं हिला पाए। और नहीं हिला पाए, जैसे बिहार में बीजेपी को अपना किला जीतने के लिए आज भी नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, नीतीश के चेहरे की जरूरत पड़ी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने की जरूरत पड़ी। उसके बाद से उनका पूरा निशाना बंगाल पर है और बंगाल में वो चाहते हैं कि पहली बार बीजेपी की सरकार बने। संसद में भी अमित शाह ने इस बात को धमकाते हुए थोड़ा आत्मविश्वास से कहा था, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि क्या बंगाल में भी एसआईआर ने पूरा काम कर लिया है, क्या बंगाल में भी कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। यही एसआईआर था जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कितना आरोप लगाया। और उसके बाद ये वाली वीडियो अगर आप भूले ना हो तो बंगाल के चुने हुए सांसदों की एक प्रतिनिधि मंडल ने जब एसआईआर, वोटर लिस्ट, चुनावी हस्तक्षेप, इस तरह के कुछ गंभीर सवालों को लेकर के चुनाव आयोग से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका रवैया भी ठीक नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले चुनाव प्रचारकों की टोली वहां उतार दी। कौन उतरा था पहले? याद करिए, प्रधानमंत्री का छोटा भाई हलो रावण, याद आ गया? वो गया वहां बंगाल में गीता पढ़ने, अभी फिर जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के, प्रधानमंत्री का छोटा भाई संत का चोला पहने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी और आरएसएस के एजेंटों को लेकर के चुनाव के ठीक पहले वहां जाएगा। पहला चुनाव प्रचारक, फिर दूसरा चुनाव प्रचारक चुनाव आयोग।
You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. तो अभी जब आप अभिषेक बनर्जी को सुन रहे थे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चुनाव आयोग किसका काम कर रहा है और चुने हुए नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, विपक्षी दल के नेताओं से किस तरह पेश आ रहा है। तो वो दूसरा चुनाव प्रचारक। तीसरा चुनाव प्रचारक ईडी अब बीजेपी ने भेज दिया है बंगाल में। बिल्कुल सही समय, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। जैसे इस समय ईडी आप झारखंड में नहीं सुन रहे होंगे कि कहीं जा रही है, बीच बीच में अगर कुछ झारखंड में करना होगा या डराना होगा तो बीच बीच में जाती है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ कम जाएगी ईडी, अब बिहार में नहीं जाएगी ईडी, काफी दिन तक नहीं जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में भी समय है, चुनाव चूंकि सवा साल देर में, बाकी राज्यों में भी नहीं, महाराष्ट्र में ईडी अभी आप नहीं सुन रहे होंगे कि जाएगी, जहां चुनाव है वहां जाएगी। थर्ड प्रचारक, और ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी विपक्ष का वो चेहरा है जिन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपने राजनीतिक कुशलता से, अपने राजनीतिक तेवर से, और कई बार आपने ऐसी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं बहुत आपने देखी होंगी, पूरा टीम लेकर के, पूरे कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर के ममता बनर्जी सड़क पर उतरती थी और सड़क पर पैदल चल करके, कभी डरी नहीं, कभी बीजेपी आरएसएस की राजनीति के सामने झुकी नहीं, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पर, अपनी जमीनी कार्यशैली के दम पर क्या हुकूमत की है साहब। बंगाल में पिछली बार बीजेपी कुछ घुस गई थी, फिर उन्होंने लोकसभा में पटकनी दे दी, बुरी तरह पटकनी दे दी। अब विधानसभा का चुनाव, आर पार का चुनाव होने वाला है, और ऐसे में ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। उन्होंने पूरी तरह से ये तेवर अख्तियार कर लिए हैं कि चुनाव लड़ना है तो चुनावी तरीके से लड़ो। तो ममता बनर्जी को लड़ना आता है, जमीन पर उतर कर लड़ना आता है, आंख में आंख डाल कर लड़ना आता है। किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मंच पर हो और अगर अपमान हुआ तो वहां अपमान बोलना आता है, आंख में आंख डाल करके। सांप्रदायिक राजनीति, दंगाई राजनीति के खिलाफ स्टैंड लेना आता है। तो ममता बनर्जी को हराना सामान्य तो नहीं है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह के हथकंडे अपना करके, चोरी करके, डेटा चोरी करके, जो आरोप खुद मुख्यमंत्री लगा रही है, इस तरह से चुनाव जीतना चाहती है, या वाकई ये ईडी की रेड सेपरेट मामला है जिसमें ममता बनर्जी ने जिस तरह से दखल दिया ये ठीक नहीं है। दोनों में फैसला एक सही है, और वो सही क्या है आप भी जरा सोचिएगा और अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा नजर रखिए, लोकतंत्र आपका है साहब, आपके लोकतंत्र में जरा सोच कर देखिएगा कि कैसे सजग रहना जरूरी है। बधाई दीजिए उन नौजवानों को सालों बाद जेल से बाहर निकले। ये वो नौजवान हैं जो न अपराधी थे, न जालिम थे, ये आंदोलनकारी थे, लंबे समय तक जेल में थे, तिहाड़ जेल से लंबे समय के बाद बाहर निकले, अभी बहुत सारे और जेल में हैं। लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र जिंदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।